फ्रेंड्स, आई एम किशन बाराय फ्रॉम बाराय ओवरसीज और आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों इररिवोकेबल एलसी के बारे में। हालांकि दोस्तों इररिवोकेबल एलसी के बारे में मैं काफी कुछ बता चुका हूं मेरे आर्टिकल्स में, वीडियोस में, लेकिन एक लोगों का डिमांड था कि क्वेरीज आ रहा था कि सर आप कुछ हमको ओरिजिनल एलसी बताइए। ठीक है, ओरिजिनल एलसी में कैसे वर्क होता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो वो सारी रिक्वेस्ट दोस्तों आपकी आई, तो मैंने सोचा कि चलिए अब तो वीडियो बनता ही है। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है इररिवोकेबल एलसी को समझना है, और इररिवोकेबल एलसी दोस्तों वन ऑफ द सेफेस्ट एलसी है। ठीक है, तो मैं जब भी स्टार्टअप्स को कहता हूं तो बताता हूं कि आप शुरुआत में इररिवोकेबल एलसी में ही काम करिए, क्योंकि बाकी इसके एलसी में बहुत सारे इश्यूज आए हैं दोस्तों, लेकिन इररिवोकेबल एलसी में इश्यू सबसे कम है, सॉल्व भी हो गए हैं। और यही यही वो एलसी है जिसमें लोगों का पेमेंट सेफ रहता है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो में क्या क्या हम समझेंगे ये मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों 1 to 20 वीडियो सीरीज कंप्लीट करिए, उसके बिना ये वीडियो मत देखिए, वरना समझ में नहीं आएगा चीजें। बहुत जरूरी है पहले आप बेसिक 1 to 20 वीडियो सीरीज कंप्लीट कर ले, क्योंकि यहां पर मैं आपको ओरिजिनल एलसी दिखाने वाला हूं, कोई डुप्लीकेट एलसी नहीं, कोई काम करना सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ओरिजिनल एलसी ऑफिशियली बैंक से आएगा। ठीक है, वो कैसा दिखता है वो यहां पर आपको लाइव बताया जाएगा ये वीडियो में। और दोस्तों उसमें जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे एक्सपोर्टर इंपोर्टर की डिटेल्स है, वो मैंने हटा दी है। ठीक है, एडिटर से। बाकी जो चीजें हैं वो एज इट इज हैं, जो आपको बहुत काम आएगी और देश का एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगी। अब अमेंडमेंट ऑफ एलसी ड्राफ्ट, ये भी मैंने यहां पर इंक्लूड किया है कि एलसी में किस तरीके से आप अमेंडमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि एलसी में आया तो आपने काम शुरू कर लिया, नहीं, उसमें जो जो भी चेंजेस है वो हमको करवाने पड़ते हैं। लेकिन एक बार आप एलसी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये चीज आप फॉलो कर पाएंगे या नहीं, या इसमें अमेंडमेंट जरूरी है या नहीं। सो अमेंडमेंट ड्राफ्ट भी यहां पर मैंने रखा है। एलसी को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है वो हमको एज ए एक्सपोर्टर खुद बनाने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमको बहुत सारी एजेंसीज होती है जो सपोर्ट करती है, वो डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं, जैसे सीएचए वगैरह आपको शिपिंग बिल बना देते हैं, बीएल आपका शिपिंग लाइन से निकल जाता है, एलआर आपका जो ट्रक रिसिप्ट है, लॉरी रिसिप्ट है, वो आपका लॉजिस्टिक कंपनी निकाल देती है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन जो है आपका इंस्पेक्शन आपका इंस्पेक्शन एजेंसी करवा देती है, इंश्योरेंस आपका आउटसोर्स हो जाता है। लेकिन यहां पर दोस्तों मैंने वो डॉक्यूमेंट्स कवर नहीं किए हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स का जिक्र तो मैं पहले ही भी बहुत सारे वीडियोस में कर चुका हूं। यहां पर मैंने वो डॉक्यूमेंटेशन का जिक्र किया हुआ है जो एक्सपोर्टर को स्वयं खुद बनाने पड़ते हैं, और वही डॉक्यूमेंटेशन एक बेस, एक आधार है, उसके ऊपर से ही सारे आपके जो दूसरे डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे शिपिंग बिल, बीएल वगैरह है, वो चीजें बनती है। तो मेन जो आपके आधार है, जो आपको स्वयं ऐसे एक्सपोर्टर खुद बनाने पड़ते हैं, वो यहां पर आपको बताए गए हैं। और फर्दर दोस्तों एलसी तो बहुत एडवांस लेवल चीज है, एडवांस लेवल के आर्टिकल्स हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु में डालते रहते हैं, तो मेक श्योर कि आप वो भी चेक करिएगा। हमने पहले भी बहुत सारे आर्टिकल्स उसमें डाले हुए हैं, केस स्टडी भी डाले हुए हैं, तो मेक श्योर कि आप भी वो साइमल्टेनियसली विजिट और स्टडी करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले इनवर्ड एलसी एडवाइजिंग आता है बैंक से। ये देखिए दोस्तों, इंडसइंड बैंक से एडवाइस आया हुआ है। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, ये डिटेल आता है, फिर यहाँ पर रेफरेंस डिटेल्स आती है, डेट आता है, कितना अमाउंट का एलसी है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट उनका क्या है वो आ जाता है, कौन से बैंक ने इश्यू किया है, राइट, तो इंपोर्टर का बैंक आ जाता है, और यहाँ पर इंपोर्टर का यहाँ पर नेम और डिटेल्स आ जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इश्यूइंग बैंक। इश्यूइंग बैंक मतलब ये कौन सा बैंक हो गया, इंपोर्टर का बैंक हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर पढ़ते हैं, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इश्यूइंग बैंक। तो इश्यूइंग बैंक यानी कि इंपोर्टर का बैंक हो गया, जहां से एलसी इश्यू होता है। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इश्यूइंग बैंक नेम्ड अबाउ, वी आर प्लीज टू एनक्लोज हियर विद अ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एलसी होता है। तो कहीं पर भी आप डीसी पढ़े या डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट पढ़े तो ये ध्यान रखेगा कि इसका मतलब एक एलसी होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि ये एक उधारी का लेटर होता है। ठीक है, जहां पर बैंक रिक्वेस्ट करती है एक्सपोर्टर को कि उनके क्लाइंट को आप उधारी में माल दीजिए। ठीक है,
ये जो होता है कंप्लायंस, इट इज एज पर द यूसीपी स्टैंडर्ड 600 यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर बताया गया है कि आपको ऑल कंप्लायंस प्रॉपर प्रेजेंटेशंस आपको करना है ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस। यहाँ पर आपके चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है, कि इतने चार्जेस आपके ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट नंबर से कट किए जाएंगे। अब फर्दर यहाँ पर शुरू होती है आपकी रिसीव्ड हुई एलसी। तो ये बांग्लादेश से आई हुई है। 700 इज अ कोड जो एट साइड एलसी के लिए यूज किया जाता है, जहां पर आपको स्विफ्ट के जरिए पैसे मिलेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कंप्लायंस। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि बांग्लादेश से आपको एलसी आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर फर्दर क्या क्या चीजें हमको चेक करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ये सारा चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आपको एलसी आती है तो चेक करिए कि वो इररिवोकेबल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एलसी अगर रिवोकेबल हुई तो बायर कभी भी कैंसिल कर सकता है। इसलिए इट शुड बी इररिवोकेबल, ताकि जब आप अपने कंप्लायंस पूरे करें तो आपको पैसे मिले और ये बैंक का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। तो शुरुआत के स्टार्टअप्स में तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आपको इररिवोकेबल में ही काम करना चाहिए। इसे थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, आई थिंक सो, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी यहां से मिल पाए। ठीक है, यहां पर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का नंबर आता है, ये आता है डेट ऑफ इश्यूएंस, यानी कि कौन से डेट पे ये एलसी इशू हुआ। तो 21 इज द ईयर, 10 जो है वो महीना है और 7 जो है वो तारीख है। ठीक है, तो इट इज 7/10/2021, इस तरीके से ये आपका डेट है। अब जो है एप्लीकेबल रूल्स, तो ये यूसीपी के लेटेस्ट वर्जन फॉलो किए जा रहे हैं, जो यहाँ पर आपको ड्राफ्ट में पहले बताया गया था यूसीपी 600। ठीक है, अगर आप यूसीपी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप आईसीसी के वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। वहां से आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि ये सारी संस्थाएं डब्ल्यूटीओ के अंदर आती हैं और जो भी एलसीज का ड्राफ्टिंग किया जाता है वो वर्ल्ड वाइड सिमिलर किया जाता है, सिमिलर वे से फॉलो किया जाता है। कोर बैंकिंग का यहाँ पर प्रक्रिया होता है, ताकि क्या है कि सारे रूल्स और रेगुलेशन एक कोलाइड, एक प्रॉपर फॉर्म में फॉलो किए जाए। अब यहाँ पर जो है आता है इंपोर्टर का डिटेल्स, एप्लीकेंट। तो यहाँ पर इंपोर्टर का डिटेल्स आता है, बेनिफिशियरी में यहाँ पर एक्सपोर्टर का डिटेल्स आ जाएगा, करेंसी वगैरह में अमाउंट वगैरह आपका आ जाएगा। ठीक है, ये फिर आता है टॉलरेंस अमाउंट, ये 5% होता है नॉर्मली। इसका मतलब दोस्तों ये है, जाता है थोड़ा वेट लॉस हो जाता है, तो दिस इज एक्सेप्टेबल। इससे अब ये अवेलेबल विथ ये एलसी जो है एनी बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पर एनी बैंक इन इंडिया में आप काम कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो बैंक से एलसी आया है तो ये स्पेसिफिक बैंक से ही काम होगा, ऐसा नहीं है। ड्राफ्ट एट साइट, जैसे मैंने कहा दोस्तों, एट साइट ये एलसी है, यानी कि इसमें कोई यूजांस नहीं है, कोई भी एक प्रकार का क्रेडिट नहीं है। वरना होता यह है कि यूजांस एलसी में यहाँ पर डेज हो सकता है, जैसे 5 days विद यूजांस पीरियड ऑफ 7 days, या फिर 50 days, 90 days। तो उसमें ऐसा होता है कि वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने के बाद भी, राइट, उनको थोड़ा और समय मिलेगा तब तक उसको पेमेंट देने के लिए। और जैसे दोस्तों मैंने कहा था आपको कि एड साइट एलसी जो है वो आपके लिए शुरुआत के स्टार्टअप्स के लिए सबसे सेफ है, कि आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लायंस ठीक से पूरे करते हो तो यहाँ पर आपका पेमेंट उतना डिले नहीं होता, आपको एक्सपायरी से पहले फंड्स आ जाते हैं। रोई की डिटेल्स, ये बायर का डिटेल्स है, आप एज एक्सपोर्टर ड्रोवर माने जाते हैं। पार्शियल शिपमेंट जो है वो अलाउड है, यानी कि अगर एलसी बड़ा आता है, मान के चलिए 100 कंटेनर का एलसी है, इसमें जो डॉलर की वैल्यू है वो 100 कंटेनर की डाली हुई है, बड़ा ऑर्डर आपको मिला हुआ है, तो एक साथ आप शिपमेंट नहीं कर सकते। आप पहली बार में 10 कंटेनर कर रहे हैं, दूसरी बार में 10 कंटेनर वापस शिपमेंट कर रहे हैं, वो केस को भी आप पार्शियल शिपमेंट कहेंगे, राइट। तो ये अलाउड है। अगर यहाँ पर नॉट अलाउड होता तो जितने कंटेनर्स है वो आपको एक ही साथ में भेजने पड़ते। ठीक है, तो ये पार्शियल शिपमेंट की बात हो गई। ट्रांसशिपमेंट भी यहाँ पर अलाउड किया गया है, यानी कि जो आपका वेसल है या आप ये ट्रक से भेज रहे हैं बाय रोड, तो वो कोई और डेस्टिनेशन में भी खड़ा रह सकता है और फिर वो फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच सकता है। ये ऐसा नहीं है कि सिंगल डायरेक्ट डेस्टिनेशन में फाइनल पहुंचाया जाए, क्योंकि आजकल के टाइम में दोस्तों वेसल भी ऐसी होती है जो बीच में ब्रेक लेती है किसी कंट्री में, वहां से भी सामान लिया जाता है और फिर फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचाया जाता है। तो आजकल के टाइम में ट्रांसशिपमेंट अलाउड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड के बाद लॉजिस्टिक्स में बहुत ही अनइवन हैप्पी हैजार्ड मैनर में चीजें चलती रहती है, तो ये ट्रांसशिपमेंट अलाउड रखना चाहिए।
फिर पोर्ट ऑफ लोडिंग है, राइट, तो यहाँ पर जो है आपका इंडिया का पोर्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो डिटेल्स लिखी गई है ये बैंक की डिटेल्स है, इंडसइंड बैंक वालों की बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डिटेल्स है कि आपकी जीएसटी डिटेल्स बैंक को दी जाए, ताकि जो जो भी वो जीएसटी चार्ज करते हैं सर्विसेज के, जैसे एडवाइजिंग फीस वगैरह लगाया, तो वो आपको रीअम्बर्समेंट, आपको क्रेडिट मिल पाए एक तरीके से, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर एक चीज़ें बताई गई है कि आपकी जीएसटी डिटेल्स बैंक को दी जाए। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज यानी कि यहाँ पर बांग्लादेश का जो लैंड पोर्ट है, राइट, पेनापोल, उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। लेटेस्ट शिपमेंट डेट, लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट, तो मेक श्योर कि ये तारीख से पहले आपको कंटेनर में गुड्स लोड करवा देना है। तो कौन सी तारीख है? 21 इज द ईयर, 12 जो है ये महीना है यानी कि दिसंबर, और 13 जो है वो डेट है, यानी कि 13 दिसंबर 2021 से पहले आपका जो एलआर कॉपी है या बीएल कॉपी है जिसमें भी आपको गुड्स भेजना है, उसका शिपमेंट, शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन, राइट, इससे पहले के होने चाहिए या ये डेट के होने चाहिए, इसके बाद के नहीं चलेंगे। तो मेक श्योर कि जब भी आप एलसी में काम करने का सोचे, जब भी आपको एलसी आए तो ये डेट चेक करें। अगर आपको लगता है कि ये डेट में नहीं हो पाएगा तो अमेंडमेंट आप करा सकते हैं। आप अपने बायर को कह सकते हैं कि प्लीज सर ये अमेंड करिए, ये चीज मेरे से नहीं हो पाएगा, इतने टाइम में मैं गुड्स कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि अगर ये चीज आप अमेंड नहीं कराते तो एलसी में आपको पेनल्टी भी लग सकती है, ये आगे के पार्ट में हम एलसी में देखेंगे। अब यहां पर आता है 45A में डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स एंड और सर्विसेज। अब प्रोडक्ट्स जो है वो क्या क्या है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, quantity, unit price and other details are furnished below as per the beneficiary's pro forma invoice। बेनिफिशियरी यानी कि एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर के प्रोफॉर्मा इनवॉइस, यहां पर उसका जो नंबर भी डाला हुआ है प्रोफॉर्मा इनवॉइस का, और ये डेट भी डाली हुई है, ठीक है, विच मस्ट बी मेंशन ऑफ द कॉमर्शियल इनवॉइस एंड द पैकिंग लिस्ट, यानी कि ये जो आपका प्रोफॉर्मा इनवॉइस का डिटेल है वो भी खास आप डालिएगा कि ये पीआई नंबर इश्यू किया गया था एक्सपोर्टर के द्वारा, और इनवॉइस जब हम बना रहे हैं तो ये पीआई के अंतर्गत हम इनवॉइस दे रहे हैं, ताकि क्या है, बायर को कोई कंफ्यूजन ना रहे और उसको श्योरिटी भी मिले कि हमने ये जो कमिट किया था वही हम चीज भेज रहे हैं। अब यहां पर देखिए वेजिटेबल सीड्स फॉर शोइंग पर्पस, यानी कि उनको बीज चाहिए ताकि वो चीजें उगा सके बांग्लादेश में, ठीक है। तो यहां पर प्रोडक्ट का डिटेल्स है, तो प्रोडक्ट्स पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एलसी में अमेंडमेंट नाम की भी चीज होती है। अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट चीज है, हर वक्त ऐसा नहीं होता कि एलसी जो आती है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहां पर अमेंडमेंट किया गया है क्या, तो कि ये F1 क्या है, ठीक है। सो वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि उन्होंने F1 क्यों यहां पर डाला हुआ है, क्योंकि हमने जो उनको प्रोफॉर्मा भेजा था उसमें F1 का कोई जिक्र नहीं किया गया था। यहां पर हम चाहते हैं कि ये सीड लिखा हो, ताकि क्या है, कंफ्यूजन ना हो, ये क्लैरिटी प्रॉपर मिले। तो हम ये चाहेंगे कि ये ड्राफ्ट में F1 जो है वो अमेंडमेंट किया जाए और उसके बदले सीड्स आपको दिखाया जाए, मतलब इसके बदले सीड्स यहां पर लिखा हो, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट हम जरूर उनको कहेंगे कि ये चीज में करें, और फिर जो है हम ये चीज को एलसी को एक्सेप्ट करेंगे, राइट। आगे भी चीज भी हम पढ़ लेते हैं ताकि और कुछ चीज हम अमेंडमेंट कराना चाहें तो करवा सकते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, अमाउंट आ चुका है आपका इनको टर्म्स। यहां पर देखिए दोस्तों, आपके अमाउंट जो है आ चुका है, और ये जो है आपका सीपीटी है, कैरेज पेड टू, यानी कि दोस्तों जब आप बाई रोड भेजते हैं तो आपकी सीआईएफ की जगह सीपीटी यूज होती है। तो सीपीटी क्या है कि आपका जो एफओबी वैल्यू है, ठीक है, उसमें ट्रक फेयर ऐड होता है, यानी कि हम वहां के पोर्ट तक, लैंड पोर्ट तक, ठीक है, वो प्रोडक्ट को हम भिजवाएंगे। अगर आप इनको टर्म्स डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने 1 to 20 सीरीज, तो मेरे 1 to 20 वीडियो सीरीज आप YouTube में चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में, जहां पर आपको और ज्यादा डिटेल्स मिल जाएगी। सीपीटी के बारे में भी हमने दिया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, सीपीटी पेनापोल लैंड पोर्ट, यहां पर जो है हमको ये शिपमेंट करना है। अब तो मेन बात आती है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस उनको चाहिए और जिसके अगेंस्ट में हमारा पैसा हमको मिलेगा। सो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये 2 बार स्टडी करे, ये 4 बार स्टडी करना पड़े तो 4 बार करे, लेकिन इसमें गलती ना करे। इसमें जरा से भी गलती हुई तो आपकी डिस्क्रिपेंसी खड़ी हो सकती है, और डिस्क्रिपेंसी खड़ी होने के बाद, और डिस्क्रिपेंसी खड़ी हो गई तो आपको पेनल्टी भी लगेगा, और पेनल्टी के साथ साथ आपका एलसी का पैसा भी लटक जाएगा।
तो खास करके डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से पढ़े समझे, और यहां पर अमेंडमेंट करवाने की जरूरत पड़े तो करवा लीजिए, और फिर अमेंडेड ड्राफ्ट में वर्कआउट करिए। तो चलिए दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट हम पढ़ते हैं। ड्राफ्ट, तो सबसे पहले ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन उत्तरा बैंक लिमिटेड, जो ये बांग्लादेश का बैंक है, एलसी नंबर सो एंड सो, राइट, ठीक है, ये तो ड्राफ्ट की बात हो गई। फिर आता है साइंड कमर्शियल इनवॉइस इन ऑक्यूप्लिकेट, यानी कि 6 कॉपीज, 6 कॉपीज चाहिए। तो ये तो इनवॉइस का हम दे सकते हैं। आगे दोस्तों मैं डॉक्यूमेंटेशन भी आपको बताऊंगा ताकि आपको भी समझ में आए। जो जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको खुद बनाने पड़ेंगे उसमें मैं फोकस करूंगा। जो सीएचए और अदर एजेंसी से आप ले सकते हैं वो तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन जो आपको खुद प्रोसेस करनी है वो और क्या क्या चीज ध्यान रखनी है ये मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में, राइट। तो यहां पर बात आ गई इनवॉइस की। इनवॉइस में भी उन्होंने दिया हुआ है कि क्या क्या चीज आपको शो करनी है, एचएस कोड है, परमिट नंबर है, ये वगैरह सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इनवॉइस, राइट, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बनाएंगे। फिर जो है बात आती है यह ट्रक रिसिप्ट की, दैट शुड बी क्लीन नेगोशिएबल, ठीक है। अब क्लीन के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं 1 to 20 वीडियो सीरीज में कि अगर उसमें कुछ फॉल्ट नहीं है तो वो क्लीन माना जाएगा, ठीक है। अब नेगोशिएबल का बात क्या आता है कि जिससे नेगोशिएशन हो सके। अब यहां पर देखिए ये सारी आप कॉपीज जो देख रहे हैं ना उसमें नॉट नेगोशिएबल ऐसा लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये बैंक ने प्रिंट दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रिंट में आप वर्क नहीं कर सकते, इसे नेगोशिएशन नहीं कर सकते। ये नॉलेज बेस के लिए आपको दिया गया है जो आप अपने घर पे या ऑफिस में एनालिसिस कर सके एलसी का। तो जो नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, खास करके यहां पर जो फ्राइट का डॉक्यूमेंट्स बताया गया है, बीएल है या ट्रक रिसिप्ट है, एलआर कॉपी है, तो उसमें कंसाइनी जो है, ठीक है, वो पार्टी नहीं होना चाहिए। कंसाइनी शुड बी द बैंक, और जब कंसाइनी बैंक होता है तभी ये चीज आपका नेगोशिएबल माना जाएगा ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में। तो वो डॉक्यूमेंटेशन आपको इनवॉइस में भी इसी तरीके से करना है, पैकिंग लिस्ट में भी इसी तरीके से करना है, अदर डॉक्यूमेंट्स में भी इसी तरीके से करना है। तो वो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स जब बताऊंगा तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा। फिर आता है पैकिंग लिस्ट जो है, राइट, इट शुड बी इन ट्रिप्लिकेट यानी कि 3 कॉपीज, राइट, शोइंग द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इन सो एंड सो वे, जहां पर पैकेजेस, कार्टून, बैग्स, वेट, ये सारी चीजें आएगी तो वो भी हम देख लेंगे। फिर उनको जो चाहिए दैट इज दी सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। तो सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स या फिर अदर सिमिलर इंस्टीट्यूशन ऑफ द बेनिफिशियरीज कंट्री, यानी कि एक्सपोर्टर्स कंट्री। फिर जो है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट उनको चाहिए, इंश्योरेंस कवर्ड बाय द एप्लीकेंट, डिक्लेरेशन ऑफ द शिपमेंट टू, कवर नोट, और ये सारी डिटेल्स जो है ये इंश्योरेंस आपके कवर में शो करनी है, राइट, और वो हम डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी को पास ऑन करेंगे और इसी तरीके का इंश्योरेंस ले लेंगे। फिर यहां पर उन्होंने बात की है कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स की, जो ऑलरेडी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में बात हो चुकी है, वो ऑलमोस्ट यहां पर सिमिलर उन्होंने बताया है। तो इन केस इफ यू वांट टू अमेंड, दिस इज अ पॉइंट वेयर यू कैन डू द अमेंडमेंट, कि ये चीज जो है ये रिक्वायर्ड यहां पर नहीं है तो ये निकाल सकते हैं, और है भी तो भी ज्यादा फर्क की बात नहीं है क्योंकि कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स इज द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। और ये डिटेल्स जो उन्होंने बताई गई है, क्वांटिटी, पैकेट्स, वुडन, कार्टून, ये तो सारी चीजें जो है हम शो कर देंगे। फिर आती है बात बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट की, तो मैंने इसी वीडियो पार्ट में कवर किया है तो वो आपको मैं दिखा देता हूं, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। वन सेट ऑफ नॉन नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स, राइट, टू बी सेंट बाय द कुरियर। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों कि नॉर्मली जब हम एलसी में काम करते हैं तब कुरियर से कुछ भी नहीं भेजते हैं, लेकिन जब भी कोई बायर आपसे मांगता है कि हमको नॉन नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स कुरियर से चाहिए तो वो आप आराम से भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट से नेगोशिएशन नहीं हो सकता, उससे डील के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन आप अपने बायर से कन्विंस करिए कि वो जो चीज है हम आपको स्कैन कॉपी भी भेज सकते हैं, अननेसेसरी कुरियर का खर्चा ना करें, इससे कोई फायदा नहीं है। तो नॉन नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट जो है वो एक प्रकार की डुप्लीकेट कॉपी मानी जाएगी। लेकिन यहां पर काफी बार आपने देखा होगा कि एलसी में भी लोगों के पैसे नहीं आते हैं, और वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी क्लॉज की जहां पर लोग फंस जाते हैं। यहां पर क्या होता है कि नॉर्मली स्टार्टअप्स जिनको पता नहीं होता वो सीवे बिल इश्यू करके देते हैं।
अब बस रिलीज हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो स्कैन कॉपी से ही अपना गुड्स छुड़वा सकता है, तो फिर एलसी का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप नॉन नेगोशिएबल कॉपी ही बनाते हैं, यानी कि आपके बीएल में अगर सामने बायर का ही नाम रखते हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो इस केस में वो बीएल पहले से ही नॉन नेगोशिएबल बनता है, उसमें कोई नेगोशिएशन का बात ही नहीं है। और वो अगर कॉपीज आप भेज देते हो तो बायर एलसी होने के बावजूद भी बिना पैसे दिए आपके गुड्स को छुड़वा सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। हमने काफी हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु के वेबसाइट में भी और हमारे वन टू वीडियो सीरीज में भी और अदर वीडियोस में भी हमने बहुत ये डिटेल से समझाया हुआ है, तो मेक श्योर कि वो चीज आप देखें समझे। और हमने और भी एडवांस लेवल के आर्टिकल्स डाले हुए हैं एलसी को लेके, सो आप हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु वेबसाइट में स्टडी करिए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज है तो आप मुझे पूछिएगा, लेकिन मेक श्योर कि आप जो है वो नेगोशिएबल कॉपीज ही एलसी में आप भेजें, ही आप बैंक से भेजें, और नॉन नेगोशिएबल कॉपीज है वो आप बायर को कुरियर भेज सकते हैं। फिर यहां पर उन्होंने लिखा है फुल सेट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेंड टू सो एंड सो बैंक। ठीक है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तो हम बैंक से ही भेजेंगे, डुप्लीकेट कॉपी हम आपको कुरियर से या मेल से भी भेज सकते हैं। तो यहां पर उनकी बैंक की डिटेल्स है। अब आगे आती है 47A में एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, में उन्होंने लिखा है बेनिफिशियरी मस्ट सर्टिफाई on the invoice to the effect that the goods shipped are in accordance with the specification of quantity, so packing and the price above mentioned in the pro forma invoice। यानी कि उन्होंने लिखा है मोटे तौर पे कि ये जो चीज है ये इज accordance with the terms and conditions which है कि they have, लेकिन यहां पर ये चीज मेन है, दे हैव नो कमीशन एजेंट इन बांग्लादेश एंड डज नॉट इंक्लूड एनी कमीशन पेबल टू एनीबडी। तो यहां पर जो है खास लिखा है बायर ने कि मेक श्योर कि आप अपने नोट्स में ये लिखें कि मेक श्योर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखें कि कोई भी कमीशन एजेंट बीच में नहीं है और उसको पैसा देना नहीं पड़ेगा, वरना कल सवेरे कोई बांग्लादेश की ऑफिस में बाहर के पास जाके बता सकता है कि आप हमको कमीशन दीजिए, मैं बीच में था, मैं मीडिएटर था। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर कि कोई भी प्रकार का कमीशन एजेंट या कोई भी प्रकार का मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं है, ये एक्सपोर्टर को लिख के देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब एलसी में लिखा है तो दिस वी नीड टू शो इनटू द डॉक्यूमेंट्स कि कोई भी प्रकार का बीच में मीडिएटर और कमीशन एजेंट, कमीशन पेएबल नहीं है जिसे बांग्लादेशी को पैसा देने पड़ेगा। ठीक है, ट्रक रिसीव मस्ट नॉट बी डेटेड अर्लियर देन द डेट ऑफ द क्रेडिट। यानी कि ये पॉइंट इसलिए लिखा गया है कि ट्रक रिसिप्ट जो आप बनवा रहे हैं, जो बनेगा वो पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे ट्रक्स बांग्लादेश जाते रहते हैं, तो एलसी आ गया तो वही ट्रक जो है हमने उसको एलसी में कन्वर्ट करवा दिया और वो भेज दिया, ऐसा नहीं है। इनके जो ऑर्डर्स हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से हमको फ्रेश माल लेना है और शिपमेंट करना है। ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बेयर द क्रेडिट नंबर एंड द डेट। ठीक है, पैकिंग इन पीपी बैग्स, शॉर्ट फॉर्म और ब्लैंक ट्रक रिसिप्ट आर नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ऑब्वियस बात है, ब्लैंक ट्रक रिसिप्ट एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं होगी। और यहां पर एनी डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती हो जाती है, यानी कि ये टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते हैं तो साफ पेनल्टी है आपको $100 की, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बिल, वैल्यू बेरिंग एंड हैंडलिंग कमीशन प्लस कॉस्ट ऑफ अवर स्विफ्ट। ठीक है, स्विफ्ट चार्जेस भी आपको उनके भरने पड़ेंगे। तो मेक श्योर कि आप गलतियां ना करें, डिस्क्रिपेंसी खड़ी ना करें, वरना क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनियां भी आपको पैसा नहीं देगी, आपकी मेहनत जो है पानी में चले जाएगी। बेनिफिशियरी मस्ट इश्यू अ सर्टिफिकेट। बेनिफिशियरी यानी कि एक्सपोर्टर मस्ट इश्यू सर्टिफिकेट मेंशनिंग वैल्यू फ्राइड ऑफ द गुड्स सेपरेटली एंड द सम ऑफ द वैल्यू फ्राइड ऑफ द गुड्स मस्ट नॉट एक्सीड द एलसी वैल्यू। ऑब्वियस बात है दोस्तों कि हम सेपरेट शो करेंगे और फ्राइड की वैल्यू एलसी से नहीं कभी बढ़ेगी। ठीक है, फिर ऑफिशियली अप्रूव्ड फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी चाहिए, इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। जो इंडिया में प्लांट क्वारंटाइन है उसे ही हम ये चीज इश्यू करवाते हैं, तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट हम इश्यू करा देंगे। ठीक है, ऑर्डर का डिटेल्स जो है ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए इन योर ओरिजिनल शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। तो मेक श्योर कि जो आपके सीएचए हैं उनको ये बताएं और ये डॉक्यूमेंटेशंस आपके प्रॉपर्ली प्रिपेयर करवाएं। ठीक है, फिर यहां पर उत्तरा बैंक लिमिटेड यानी कि बांग्लादेश का है, ये चीज भी अच्छी तरीके से मेंशन होनी चाहिए इन द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स।
फिर डिस्क्रिपेंसी डॉक्यूमेंट्स मस्ट नॉट बी नेगोशिएटेड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि कुछ गलती हो गया, अब आप वापस भेजना चाहते तो ऐसा नहीं होगा, आप पहले अप्रूवल लीजिए, वो उन बायर को दिखाइए और फिर आप भेजें। ठीक है। इंडियन एप्लीकेंट फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटी पास बाय द इंडियन कस्टम एंड एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी, यानी कि ये एक शिपिंग बिल का कॉपी है, एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी। ठीक है। और एक्सपोर्ट ड्यूटीज तो नॉर्मली नहीं होती हमारे प्रोडक्ट्स में, बहुत रेयर प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट ड्यूटीज है, लेकिन ये सारी चीजें पे हो जानी चाहिए ताकि कस्टम्स में ये चीज पास हो जाए और कभी भी कोई इश्यू ना आए। तो ये तो कॉपीज हमारे CHS आराम से निकलवा देते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पेमेंट विल बी मेड अंडर द एशियन क्लियरिंग यूनियन, तो ACU सिस्टम के थ्रू पेमेंट करे, कोई बात नहीं, हमको तो हमारा पेमेंट मिलना चाहिए, कि हमको तो हमारा पेमेंट डॉलर में मिलना चाहिए, चाहे आप ACU से करो, चाहे आप क्लियरिंग यूनियन से करो, चाहे आप इंटरमीडिएटरी, चाहे आप थर्ड पार्टी बैंक से करो, थर्ड कंट्री से करो, लेकिन हमको हमारा टाइम में पेमेंट मिल जाना चाहिए। Be mentioned LC number and the date, HS code, TIN number, bin number and description of the goods in all the shipping documents। So देखिए दोस्तों, मैं जब आपको इनवॉइसिंग वगैरह दिखाऊंगा तो इन्होंने जो जो चीजें हमको कही है वो सारी चीजें आई एम गोइंग टू शो इट। फिर आता है चार्जेस। ऑल द बैंकिंग चार्जेस आउटसाइड बांग्लादेश इंक्लूड रीएम्बर्समेंट चार्जेस आर ऑन द बेनिफिशियरीज कॉस्ट। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, जो हमारे बैंक के चार्ज है हम भरेंगे, उनके बैंक के चार्ज है वो भरेंगे, नॉर्मली ये चीज होती है। लेकिन यहां पर रियम्बर्समेंट चार्जेस भी लगाए गए हैं, यानी कि जो पैसे आप रिसीव कर रहे हैं इसमें जो भी इंटरमीडिएटरी के बैंक्स के चार्जेस है वो भी एक्सपोर्टर के ऊपर थोपे गए हैं। तो मेक श्योर ये आप ध्यान रखिएगा कि जितने कॉस्ट आपके ऊपर कम आए वो कम रहना चाहिए। और जो LC और जो मैंने 1 to 20 वीडियो सीरीज में LC के पॉइंट्स लिखे हैं उसमें मैंने ये साफ बताया कि जो भी उनके बैंक का चार्ज होगा वो भरेंगे, हमारे बैंक का चार्ज होगा हम भरेंगे, बाकी का जो कॉस्ट है दैट शुड बी इक्वली डिवाइडेड। फिर पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन इन डेज, दैट इज 21 डेज आफ्टर द डेट ऑफ शिपमेंट। तो आपके पास दोस्तों 21 डेज मिलते हैं जब आप शिपमेंट कर लेते हो, जो आपकी शिपिंग डेट है, जब आप शिपमेंट कर लेते हो, यानी कि जो आपकी BL LR ट्रक रिसिप्ट की जो भी आपकी डेट होती है, वो डेट के बाद आपको 21 दिन मिलते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाने के लिए। ठीक है, तो मोर देन इनफ टाइम है और ये टाइम में आप आराम से जमा करा सकते हैं। ये LC का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज कंफर्मेशन इंस्ट्रक्शन, और ये है विदाउट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि दिस LC इज नॉट कंफर्म्ड। हमेशा कोशिश करिए दोस्तों कि LC आपको कंफर्म्ड मिले, और ये बहुत मुश्किल होता है स्टार्टअप के लिए कंफर्म्ड LC ला पाना। अब यहां पर क्या फर्क पड़ता है, क्या ये सेफ है, क्या ये नहीं है? अब कंफर्मेशन इंस्ट्रक्शन विदाउट से क्या फर्क पड़ता है और विद से क्या फर्क पड़ जाता है? देखिए दोस्तों, अगर ये कंफर्मेशन इंस्ट्रक्शन ये विद होता तो आपको एडवांटेज ये मिलता कि अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशंस भेज देते ओरिजिनल सब प्रॉपर, तो बायर की बैंक को पैसा देना पड़ता। ठीक है, तो यहां पर क्या ऐसा है कि ये पैसा नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो डॉक्यूमेंटेशन भेजेंगे तो जरूरी नहीं है कि तुरंत वो बैंक आपको पैसा दे देगी, तुरंत बायर की तरफ से पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सामान को चेक करवा सकते हैं, सामान में अगर खराबी निकली तो वो सामान को रिजेक्ट करवा सकते हैं, कस्टम अप्रूवल लेके प्रूफ बैंक को बता सकते हैं कि हमको बहुत खराब गुड्स मिला है, इसलिए हम ये चीज को कैंसिल कर रहे हैं। तो वंस अगेन, अगर कंफर्मेशन इंस्ट्रक्शंस विदाउट है तो बायर के पास ये एक चांस रहता है कि वो आपका सामान को रिजेक्ट करवा सकता है और पेमेंट स्टॉप करवा सकता है। हालांकि ऐसा केसेस बहुत रेयर हमने देखा है, लेकिन हो सकता है। इसलिए यहां पर विथ है तो आप ज्यादा सेफ है, विदाउट है तो फिर आपको कि बायर कैन रिजेक्ट योर गुड्स इफ दे आर नॉट इन प्रॉपर कंडीशन करा सकते हैं। आप अपने बायर को कह सकते हैं कि कंफर्मेशन आप विथ रखिए, विदाउट मत रखिए। विथ रखने से एक बेनिफिट ये रहेगा कि बायर नाउ कैन नॉट इंस्पेक्ट योर गुड्स। अगर वो इंस्पेक्ट भी करता है फिर भी आपके डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपने कंप्लायंस फॉलो किए हैं वो बैंक को एक्सपायरी से पहले पैसा रिलीज करना पड़ेगा, अब उसमें कुछ नहीं चलेगा। और आप बायर को कह सकते हैं कि आप इंडिया में जो भी आपको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए वो हम आपको दे सकते हैं, फाइटो वगैरह तो हम आपको दे ही रहे हैं। ठीक है,
और भी अगर आपको क्वालिटी इंस्पेक्शन चाहिए, वी कैन प्रोवाइड यू द एसजीएस लैब रिपोर्ट और द ब्यूरो वेरिटास, व्हाटसएवर थिंग यू वांट। लेकिन यहां पर आप ये विथ रखें, हम आपको और भी इंस्पेक्शन दे सकते हैं। इस तरीके से आप बात करेंगे तो बायर आपका शायद कन्विंस हो सकता है, एंड ही कैन गिव यू द कंफर्म्ड एलसी which could be more secure than this. The credit documents we shall arrange payment as per the instruction to the negotiating bank. अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर आते हैं तो आपके पैसे आपको मिलेंगे। यहाँ पर यही लिखा है कि एज पर दी यूसीसी एंड आईसीसी पब्लिकेशन विच इज इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स, आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं ज्यादा एलसी के इंफॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर आपका खत्म होता है एलसी का ड्राफ्ट। वो पॉइंट हम बायर को बताएंगे कि काइंडली आप ये चेंज करिए और हमको रिवाइज ड्राफ्ट भेजिए, अमेंडेड ड्राफ्ट भेजिए। ठीक है, तो वो हम इंतजार रहेगा कि वो हमको अमेंडमेंट करके भेजे और हमारे अमेंडमेंट्स वो स्वीकार करे, फिर ही हम वो डील करेंगे। बताया था कि एलसी में हम अमेंडमेंट चाहते हैं, तो ये अमेंडमेंट आ चुका है, बायर ने अमेंडमेंट हमको दे दिया है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो अमेंडमेंट आया हुआ है, ये एलसी में आप चेक कर सकते हैं। इनको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो ये अमेंडेड ड्राफ्ट है, यहां पर आप चेक कर सकते हैं, इनवर्ड एलसी आया हुआ है, सेम रूल्स के अंतर्गत आता है जो हमारा आर्टिकल 9B अंडर द यूसीपी 600 था। तो यहां पर आप ये चीज चेक कर सकते हैं और सेम अमाउंट रहता है, सेम आपका इंपोर्टर रहता है। ठीक है, आपके चार्जेस जो हैं अल्टीमेटली यहां पर आप ड्राफ्ट में चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज अमेंडमेंट हुई। तो जो हमने कहा था कि हम खास करके एफआई की जगह सीड ये इसमें लिखना चाहते हैं ताकि क्लैरिटी प्रॉपर रहे और हमारे डॉक्यूमेंटेशन इनवॉइस के हिसाब से ये प्रोडक्ट रहे। फिर ऐसा ना हो कि ये जो है ये F1 नहीं आया है, बिकॉज वी डोंट नो कि व्हाट कुड बी इंक्लूडेड इन द F1, राइट। इसलिए हमने यहाँ पर प्रॉपरली जो हमने कहा था सीड, वो उन्होंने यहाँ पर चेंजेस कर दिया है। तो इस तरीके से जो जो भी मॉडिफिकेशंस आपके होते हैं एलसी के, वो ऐसा अमेंडेड ड्राफ्ट आता है और अमेंडेड ड्राफ्ट का भी आप स्टडी कर सकते हैं और फिर जो है आप ये एलसी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फिर आप अपने शिपमेंट और डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। दोस्तों बात आती है इनवॉइस समझने की कि किस तरीके से जब हम एलसी में डील करते हैं तब हम बिल बनाते हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने 1 to 20 वीडियो सीरीज में ये चीज कवर की थी, तो मेक श्योर वो चीज आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल करके बताया है कि जो रिक्वायरमेंट्स बायर की थी, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट्स हमने बिल में कैसे ऐड की है ताकि ये चीजों को आप अच्छी तरीके से ब्रश अप कर पाए। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, एक्सपोर्टर का है, एक्सपोर्टर नेम एंड एड्रेस। तो ये तो आप जानते हैं। कंसाइनी, ये खास आपको ध्यान में रखना है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन एलसी जब आप एलसी में इनवॉइस बनाते हैं कि कंसाइनी में यहां पर हम जो बैंक है जहां से हमको एलसी आया है, यानी कि बायर का बैंक है, ठीक है, यहां पर उसका बैंक का नेम और एड्रेस डालते हैं। ये क्यों हम डालते हैं, क्योंकि बैंक बीच में है हमारे, ठीक है, ट्रेड में, इसलिए हमको ये बिल में डालना है, मेक श्योर, ठीक है। फिर बायर का जो डिटेल्स है वो भी आएगा, लेकिन बायर इज अदर देन कंसाइनी, यहां पर आपके बायर का डिटेल्स आएगा। जो है इनवॉइस नंबर और डेट, राइट, ये तो आप जानते ही हैं। फिर एक्सपोर्टर का जो आईईसी है वो आ जाएगा, एक्सपोर्टर का जीएसटी है वो आ जाएगा, एक्सपोर्टर का पान है वो डिटेल यहाँ पर आपको डालना है। अब देखिए दोस्तों, आईईसी और पान तो सिमिलर है। बात आती है पेमेंट टर्म्स को लेके, तो पेमेंट टर्म्स हमारा जो 100% एलसीएट साइट था वो हमने लिख दिया। ये इंपॉर्टेंट बात आती है क्योंकि बाहर ने हमको बताया था कि आप पीआई का डिटेल्स डालना अपने बिल में, सो दैट वी हैव एडेड दी पीआई, यानी कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस, हमने जो कोटेशन दिया है उसका डिटेल्स हमने नंबर वगैरह यहाँ पर डाला है ताकि बायर को कंफर्मेशन मिले कि ये जो शिपमेंट हम कर रहे हैं वो वही पीआई को रिलेटेड है और उसको ज्यादा श्योरिटी मिल पाए। इनको टर्म्स उनको सीपीटी चाहिए था, तो यहां पर हमने इनको टर्म्स सीपीटी डाला हुआ है बाय रोड। फर्दर कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स इंडिया, ये तो आप जानते ही हैं। फिर आता है कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन बांग्लादेश, प्री कैरेज बाय रोड, ठीक है, बाय रोड से गुड्स जा रहा है, सब रिसीव बाय प्री कैरेज। यहां पर जो है इंडियन पोर्ट की इंफॉर्मेशन आएगी, है ट्रक नंबर, और यहां पर अपना आ जाता है पोर्ट ऑफ लोडिंग इंडिया का। फिर यहां पर पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज में आ जाएगा बांग्लादेश का पोर्ट, फाइनल डेस्टिनेशन बांग्लादेश, हमारा ग्रॉस वेट और नेट वेट, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी है,
इतना चीज आप आराम से समझ चुके हैं। और और अगर दोस्तों ये चीज आपको समझने में डिफिकल्टी फिर भी हो रही है, 1 to 20 वीडियो सीरीज आप एक बार वापस चेक कर लीजिएगा, वो आपको काम आएंगे। तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर तो सीरियल नंबर है और ये हमारे प्रोडक्ट्स रहे, ठीक है। और ये हमारे प्रोडक्ट्स आ गए। फर्दर प्रोडक्ट्स का एचएस कोड है, हमारा बल्क पैकेजिंग, फिर कितनी क्वांटिटी है, पर क्वांटिटी का कितना प्राइस है और फाइनल अमाउंट कितना है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि ये सारी चीजें आपको डिफिकल्टी लाएगी जब आप चीजें ये करेंगे। तो जब आप चीजें अपने एक्सेल फाइल में करेंगे तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। टोटल अमाउंट, यहां पर एक्सपोर्टर की डिटेल्स जो है वो आ जाएगी। और ये जो डिटेल्स है खास करके इंपोर्ट परमिट नंबर, क्रेडिट एलसी नंबर और फर्दर वगैरह डेट इंफॉर्मेशन, ये बायर ने जो कहा एलसी में ये बैठा छाप दिया गया है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और वो फॉर्मेट मांगते हैं कि सर हमको फॉर्मेट दीजिए, और हम उनको फॉर्मेट देते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि फॉर्मेट आपको अपने आप खुद बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें उसमें फिक्स हो जाए, लेकिन आप खुद से एक्सेल में फॉर्मेट बनाना सीख जाएंगे तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी कोई भी कोटेशन में, इनवॉइस में, बिलिंग में या कोई डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। क्योंकि हर टाइम हर एलसी में डिफरेंट डिफरेंट बायर हमको कहता है कि ये चीज भी आप बिल में डालिए, ये चीज भी आप इनवॉइसिंग में डालिए, तो वो चीज डिटो टू डिटो छापनी होती है, ठीक है, और उसकी जगह नहीं रहती है। तो ये चीज आपकी डालनी जरूरी है। और आपके बिलिंग में खास करके अपनी बैंक डिटेल्स डालिए, ठीक है, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड कि कहां पर पैसा जमा करना है, ठीक है। बैंक भी समझ पाए, बायर भी समझ पाए, और उसमें स्विफ्ट कोड खास डालें, ठीक है। ये नहीं है तो आप बैंक से ले लीजिए, क्योंकि स्विफ्ट कोड चाहिए होता है पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए। लास्ट में आपको मैं पेमेंट कैसे आता है, उसकी रिसिप्ट भी, क्या डॉक्यूमेंट आता है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में, तो आप देखिएगा। दोस्तों जिस तरीके से इनवॉइस बना था इसी तरीके से आपका पैकिंग लिस्ट भी बन जाता है। यहां पर आपके पैकिंग लिस्ट का नंबर भी आ जाता है, और बाकी सारी डिटो टू डिटो सेम इंफॉर्मेशन है जो आपने इनवॉइस में देखी थी। बस यहाँ पर जो है प्राइसिंग नहीं है, बल्कि बॉक्स के डायमेंशन डाले गए हैं। ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, और कितने कार्टून्स है ये सारा लिखा गया है। और जो कहा गया था कि यहाँ पर कोई कमीशन एजेंट इन्वॉल्व नहीं है बांग्लादेश में, जो उन्होंने एलसी में हमको बताया गया था कि ये खास लिखेगा कि बीच में कोई कमीशन एजेंट नहीं है, डायरेक्टली एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में काम हो रहा है। और फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो कि कोई भी कमीशन एजेंट बाहर से कुछ कमीशन लेने जाए, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ उनको पहले इश्यू हुआ होगा और कमीशन एजेंट कुछ सोर्सिंग करवा रहा होगा इंडिया से, और फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए यहां पर जो है कमीशन एजेंट के को यहां पर वो मना करने का लिख रहे ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने जो कहा है वो हमने लिख दिया है। फिर यहां पर आता है, यहां पर डिटेल्स आती है कि हाउ इट हैज गॉट दैट, हाउ इट हैज बीन टैग्ड, ठीक है। तो ये यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन एड ऑन की गई है, और बाकी का जो डिटेल्स है वो एज इट इज है। एक चीज जो है वो जो उनको रिक्वायरमेंट थी अपनी परमिट नंबर डालना और जो उनका क्रेडिट इंफॉर्मेशन डालना, वो सारा का सारा चीज यहां पर डाला हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट की, जो खास करके हमको बायर ने कहा था, एलसी में लिखा था कि ये हमको चाहिए ये कंडीशन में। तो दोस्तों बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट, बेनिफिशियरी यानी कि एक्सपोर्टर होता है, और ये बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट एक्सपोर्टर को खुद बनाना होता है, ठीक है। तो ये आप अपने वर्ड फाइल में बना सकते हैं, अपने लेटर पैड में दे सकते हैं आप अपने बैंक को। और क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, और क्यों इसका इंपॉर्टेंस था ये भी आप समझ जाएंगे। तो चले ऊपर चेक करते हैं, यहां पर डेट, बिल टू शिप टू, ठीक है। यहां पर जो है आपका बांग्लादेश का बायर का जो डिटेल्स है, यहां पर आपके बांग्लादेश का बायर का डिटेल्स है, इंपोर्टर का डिटेल्स जो है वो आ जाएगा। ये रेफरेंस का जो है ये तो एलसी से उठाया गया है, और ये मेन चीज है कि अंडर एलसी फील्ड नंबर 46A क्लॉज नंबर सो एंड सो, राइट, उसमें लिखा गया था कि ये चीज हमको चाहिए, उसके अंतर्गत हम ये आपको बना के दे रहे हैं। यहाँ पर एक्सपोर्टर का डिटेल लिखा हुआ है, और इनवॉइस नंबर, खास करके इनवॉइस नंबर यहाँ पर शो किया गया है, और डेट ऑफ इनवॉइस यहाँ पर आपको शो करना है।
अब जैसे मैंने कहा दोस्तों, बेनिफिशियरी मतलब एक्सपोर्टर होता है और एप्लीकेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंपोर्टर। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि एक्सपोर्टर डिटेल्स यहां पर हमको लिखनी है। द बेनिफिशियरी अंडर द एलसी फील्ड 46 ए क्लॉज नंबर 07 state that we are certifying, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, we are certifying that the country of origin of goods, name and address and tin number of the applicant has been printed on each package and the original document shipment to the buyer details as per the LC number। यानी कि उन्होंने जो पैकेजिंग में रिक्वायरमेंट की थी, राइट, ईच पैकेजिंग में जो चीज प्रिंटेड हमको रखनी थी, ठीक है, वो चीज हमने यहां पर प्रिंटेड रखी है। ठीक है, तो यहां पर बायर ने जो कहा था इसका एक हमने सर्टिफिकेट भी डाल दिया है। तो इससे क्या है कि कल सवेरे बायर को इस तरीके से प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं तो बायर जो है सीधा आपके अगेंस्ट में क्लेम कर सकता है। इसलिए यहां पर आपने लिखा है कि हाँ, जो प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, जिस तरीके का पैकेजिंग चाहिए था, उसमें जो नेम एड्रेस का रिक्वायरमेंट था, टिन नंबर का, उसमें जो नेम एड्रेस का, टिन नंबर ऑफ द एप्लीकेंट यानी कि बायर, ये जो उनको लिखने का था, राइट, लिखवाना था, राइट, वो प्रिंटेड हमने किया हुआ है। एंड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शिपमेंट टू द बायर एज पर द एलसी नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो। तो यहां पर जो है आपका एक्सपोर्टर का सिग्नेचर स्टैंप आएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी जो यहां पर मेंशन की गई है। तो ये चीज खास करके इंपॉर्टेंट थी जो यहां पर मेंशन की गई हुई है बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट में, और इसके लिए बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट इश्यू आपसे करवाया गया था। तो दोस्तों बायर की ये भी रिक्वायरमेंट थी कि जो बीज हम उनको भेज रहे हैं वो नॉन जीएमओ हो। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको समझाया हुआ है एक वीडियो में कि नॉन जीएमओ और जीएमओ के बीच में क्या डिफरेंस है और किसको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये वीडियो आप चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब में। दोस्तों बायर जब आपको बताता है कि मुझे ये सर्टिफिकेट आप बना के दीजिए, और जब आप खुद प्रिपेयर करते हैं तब आप ये जानने की कोशिश भी करिए कि क्या ये केवल बायर की रिक्वायरमेंट है अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए, या फिर ये उनके कस्टम्स में भी रिक्वायरमेंट होगा। तो ये डॉक्यूमेंट दोस्तों उनके कस्टम्स में भी रिक्वायर्ड है और उनको ये क्लियरेंस में चाहिए। तो जब भी उनके बैंक में कस्टम्स में भी रिक्वायरमेंट होता है और जब आप ये सर्टिफिकेट्स खुद बनाते हैं तो इट इज एडवाइजेबल टू राइट टू whomsoever इट मे कंसर्न। यानी कि ये सर्टिफिकेट का मल्टीपल यूजेज हो सकता है। आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में भी शायद आपने देखा होगा कि इस तरीके से का टू whomsoever इट मे कंसर्न लिखते हैं, ताकि कि कोई भी डिपार्टमेंट में कहीं पर भी इसका रिक्वायरमेंट हो तो ये यूजफुल हो सके। ऐसा सर्टिफिकेट्स भी काफी स्कूल्स भी देती है एलसी के टाइम पे। इसी तरीके से यहां पर जो है ये लिखा गया है टू whomsoever इट मे कंसर्न, सो इसका मल्टीपल पर्पस यूजेज आपका हो जाएगा। अब यहां पर क्लियरली लिखा है, देखिए, वी हियर बाय डिक्लेयर दैट द बिलो सीड्स which you are sending to importer name so and so, address so and so to Bangladesh with our invoice number so and so, dated so and so, are developed with conventional breeding methods and are not genetically modified। ठीक है, तो यहां पर जो है ये जीएमओ नहीं है और ये हमने क्लियर यहां पर मेंशन कर दिया है। जेनिक भी नहीं है और ट्रांसजेनिक भी नहीं है, तो ये क्लियरली हमने बता दिया है। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी मेंशन्ड इन योर सर्टिफिकेट्स। फिर फर्दर आपके प्रोडक्ट्स की डिटेल्स हैं, आप जानते हैं, तो ये सर्टिफिकेट भी आपको खुद से क्रिएट करना है। इस तरीके का आपको पेमेंट का एक रिसिप्ट यानी कि एक्सपोर्ट कलेक्शन बिल, राइट, ये एक प्रकार को आपको मिल जाता है, सो दैट यू गेट अ श्योरिटी दैट यू हैव रिसीव्ड योर पेमेंट। ठीक है, तो यहां पर जो है इस तरीके की डिटेल्स आती है, बिल रेफरेंस आता है, यहाँ पर ड्रोई नेम आता है। ड्रोई का मतलब यहाँ पर इंपोर्टर होता है और ड्रोवर जो है वो एक्सपोर्टर होता है। ठीक है, ये 1 to 20 वीडियोस में मैंने डिटेल्स में समझाया हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ बाकी यहाँ पर बिल अमाउंट है। ठीक है, चार्जेस भी आपके कटेंगे, जीएसटी वगैरह बैंक अपना सर्विस चार्ज लगाएगा, ये चीज यहाँ पर दी गई है। ठीक है,
So you can exactly get to know that how much the buyer has remitted and how much you have received with the export collection bill. ठीक है, जो आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन दोस्तों एलसी बहुत डीप, वास्ट और एडवांस लेवल सब्जेक्ट है। सारी डिटेल्स हमने हमारे आर्टिकल्स में और हमारे पहले के वीडियोस में डाली हुई है। लेकिन एक वीडियो की खास करके बहुत सारे स्टार्टअप्स की डिमांड थी कि सर कुछ आप डॉक्यूमेंट्स लाइव बताइए कि किस तरीके से होता है और किस तरीके से बेसिकली हम समझ सके कि एलसी में काम कैसे होता है, कि काम कैसे किया जाता है। तो ये मेरा एक प्रयास था आपको हेल्प करने का। और भी दोस्तों आपको जानकारी चाहिए, आपको खुद का एलसी समझना है या फिर आपको खुद का एलसी वेरीफाई करवाना है, या और भी आपको एडवांस लेवल की कोई डाउट क्वेरीज है, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मेक श्योर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारी डिटेल्स जो है आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फाइंड दिस किशन बाराई, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।